Welcome to Agro Academy online learning platform, a credible, reliable and affordable learning space for agriculture aspirants. साथियों, ये हमारी सूंडा सीरीज की चौथी लेक्चर है। अगर आपने पहली 3 क्लास नहीं देखी तो प्लीज उसे भी देखें और क्लास की पीडीएफ को एग्रो एकेडमी के वेब पोर्टल से डाउनलोड कर लें। और जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। जो भी स्टूडेंट्स एएफओ मेंस की तैयारी बेसिक से और स्ट्रक्चर्ड वे में शुरू करना चाहते हैं तो एग्रो एकेडमी का P-ON 2.0 फाउंडेशन बैच को जरूर से ज्वाइन करें। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब क्लास में आगे बढ़ते हैं तो आज हम बात करने वाले हैं एग्रोनॉमी की, मतलब सस्य विज्ञान। जब हम खेती के बारे में सोचते हैं तो एक सीधी सादी तस्वीर दिमाग में आती है, पर असल में ये एक बहुत गहरा विज्ञान है। बिल्कुल, ये सिर्फ बीज बोना और फसल काटना नहीं है, ये एक पूरा साइंस है कि कैसे हम फसलों को एक बेहतरीन, एक फेवरेबल एनवायरनमेंट दे सकते हैं ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो चलिए सबसे बुनियादी चीज से शुरू करते हैं। ये जो शब्द है एग्रोनॉमी, ये आया कहाँ से? देखिए, ये शब्द खुद ही अपनी कहानी बताता है। ये ग्रीक शब्दों से बना है। एग्जाम में याद रखना, ये ग्रीक है, लैटिन नहीं। ऑप्शन में यही गलती करवाते हैं। अच्छा, ग्रीक शब्द कौन कौन से है वो? पहला है एग्रोस, AGROS, जिसका मतलब होता है फील्ड या खेत, और दूसरा है नोमोस, NOMOS, जिसका मतलब है टू मैनेज, यानी प्रबंधन करना। तो फील्ड को मैनेज करना, एकदम सीधा साधा। बिल्कुल, खेत का प्रबंधन। और ये एक सीधा परिभाषा आधारित प्रश्न बनता है। तो इस फील्ड के, मतलब एग्रोनॉमी के फादर किसे माना जाता है? फादर ऑफ एग्रोनॉमी कहा जाता है पीटर डी क्रिसेंजी को। ये नाम सीधे एमसीक्यू में पूछा जाता है। पीटर डी क्रिसेंजी। और उन्होंने कोई खास काम किया था, कोई किताब? जी, उनकी किताब का नाम है ओपस रूरालियम कोमोडोरम। ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, लेकिन इनके अलावा भी तो कई और वैज्ञानिक होंगे जिनका बड़ा योगदान रहा है। हाँ बिल्कुल, जैसे कि वैन हेलमोंट, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि पानी मतलब वाटर ही वेजिटेशन का मुख्य सिद्धांत है। और एक नाम तो बहुत मशहूर है, जेथरो टल। जेथरो, इनका योगदान तो बहुत ही बड़ा है। इन्हें फादर ऑफ वीड साइंस भी कहा जाता है। फादर ऑफ वीड साइंस, ये बहुत जरूरी है जी। और इन्होंने हॉर्स होइंग हस्बेंड्री नाम की किताब लिखी और 2 बहुत जरूरी शब्द दिए, वीड्स और जीरो टिलेज। ये दोनों शब्द पहली बार इन्होंने ही इस्तेमाल किए थे। अच्छा, तो वीड्स और जीरो टिलेज दोनों ही जेथरो टल की देन है। हाँ, और ये तीनों पॉइंट्स, फादर ऑफ वीड साइंस, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री और ये दोनों शब्द, ये अलग अलग क्वेश्चन बन चुके हैं। तो हमें याद रखना है, टुल ने वीड और जीरो टिलेज दिया। बिल्कुल। इनके अलावा जस्टिस वॉन लीबर्ट भी हैं, जिन्होंने 1840 में साइंटिफिक फार्मिंग की शुरुआत की। और एक नाम और है यहाँ, आर्थर यंग। हाँ, आर्थर यंग ने पॉट कल्चर एक्सपेरिमेंट किए थे और एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर के 46 वॉल्यूम लिखे थे। बहुत खूब। अच्छा, भारतीय कृषि की बात करें तो उसका मूल स्वभाव कैसा है? भारतीय कृषि जो है वो प्रिडोमिनेंटली सबसिस्टेंस टाइप की है, मतलब मुख्य रूप से निर्वाह प्रकार की। किसान अपने और अपने परिवार के लिए उगाता है। ठीक है, तो इस पहले खंड का एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। जरूर। तो फादर ऑफ एग्रोनॉमी पीटर डी क्रिसेंजी, फादर ऑफ वीड साइंस जेथरो टुल, और जीरो टिलेज शब्द भी जेथरो टुल ने ही दिया। याद रखने के लिए टुल ने वीड और जीरो टिलेज दिया। एकदम सही। चलिए, आपको जरूरी कृषि सूचकांकों, मतलब एग्रीकल्चरल इंडिसेस पर आते हैं। पहला है लीफ एरिया इंडेक्स या LAI। ये क्या चीज है? LAI एक बहुत ही सरल लेकिन जरूरी अनुपात है। ये है टोटल लीफ एरिया, जो कि स्क्वायर मीटर में होता है, और ग्राउंड एरिया, वो भी स्क्वायर मीटर में होता है। इन दोनों का रेशियो, मतलब कुल पत्ती का क्षेत्रफल बटे जमीन का क्षेत्रफल। जी। और इसे 1948 में वॉटसन ने विकसित किया था। एग्जाम में याद रखना, इसकी कोई यूनिट नहीं होते। हाँ, क्योंकि ये एक रेशियो है तो यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे। बिल्कुल। अगला है लैंड इक्विवेलेंट रेशियो या LER। LER, ये किस लिए होता है? ये इंटरक्रॉपिंग की सफलता को मापता है। LER ये बताता है कि इंटरक्रॉपिंग से जो उपज मिली है, उतनी ही उपज पाने के लिए अगर हम अकेली फसल उगाते तो हमें कितनी ज्यादा जमीन चाहिए होती। अच्छा, तो ये तुलना करने का एक तरीका है। हाँ, इसका फॉर्मूला है इंटरक्रॉपिंग की उपज को एकल फसल की उपज से डिवाइड करना। और सबसे जरूरी बात, अगर LER 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि इंटरक्रॉपिंग फायदेमंद है। LER greater than 1
मतलब फायदा। हाँ ये न्यूमेरिकल डायरेक्टली क्वेश्चन बन चुका है। जी। अब आते हैं क्रॉपिंग इंटेंसिटी पर। क्रॉपिंग इंटेंसिटी यानी फसल सघनता। ये बताता है कि एक कृषि वर्ष में एक ही जमीन पर कितनी फसलें उगाई गईं। इसका फॉर्मूला है टोटल क्रॉप्ड एरिया डिवाइडेड बाय नेट सोन एरिया मल्टीप्लाइड बाय 100। और भारत के लिए आंकड़ा कितना? भारत की क्रॉपिंग इंटेंसिटी लगभग 159% है। इस वैल्यू को कंफ्यूज मत करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 159%। ठीक है, अब क्रॉप रोटेशन की बात करते हैं। क्रॉप रोटेशन का मतलब है एक ही जमीन पर एक निश्चित क्रम में अलग अलग फसलें उगाना। इसका फायदा क्या है? इसका मुख्य लाभ मिट्टी की उर्वरता मतलब फर्टिलिटी बनाए रखना है, और साथ ही कीट, रोग और खरपतवार भी कम होते हैं। कोई उदाहरण? जैसे 1 साल का रोटेशन है राइस पी यानी चावल और फिर मटर। इसकी रोटेशन इंटेंसिटी 200% होगी। 200% कैसे? क्योंकि आपने 1 साल में 2 फसलें ली, तो 2/1 गुणा 100 यानी 200%। समझ गया। अगला है हार्वेस्ट इंडेक्स, HI। हार्वेस्ट इंडेक्स ये इकोनॉमिक यील्ड और बायोलॉजिकल यील्ड का अनुपात है जिसे 100 से गुणा करते हैं। एक मिनट, इकोनॉमिक और बायोलॉजिकल यील्ड में क्या अंतर है? बायोलॉजिकल यील्ड का मतलब है पूरा पौधा, ग्रेन प्लस स्ट्रॉ, मतलब दाना और भूसा दोनों। और इकोनॉमिक यील्ड का मतलब है सिर्फ वो हिस्सा जिसे हम बेच सकते हैं, यानी दाना। अच्छा, और हार्वेस्ट इंडेक्स का कोई और नाम भी है? हाँ, इसे पार्टीशनिंग कोएफिशिएंट भी कहते हैं। ठीक है, तो इस खंड का भी एक रिकैप कर लेते हैं। जरूर। भारत की क्रॉपिंग इंटेंसिटी लगभग 159%। LER अगर 1 से ज्यादा है तो इंटरक्रॉपिंग फायदेमंद है, और हार्वेस्ट इंडेक्स का दूसरा नाम है पार्टीशनिंग कोएफिशिएंट। तो याद रखने के लिए इंटेंसिटी 150 पार, LER 1 से बेहतर। बढ़िया। एग्रो एकेडमी ने IBPS AFO फाउंडेशन बैच आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पहुंचा सकता है विद कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। कंपटीशन से आगे रहने के लिए अभी ज्वाइन करें। डिटेल्स टेलीग्राम पर देखें। तो सबसे पहले पौधे की अपनी इंटरनल इकोनॉमी को समझते हैं। इंटरनल इकोनॉमी, ये सुनने में काफी दिलचस्प लग रहा है। मतलब पौधा एक छोटी सी फैक्ट्री की तरह है। तो फिर इस फैक्ट्री की एफिशिएंसी यानी इसकी कार्यकुशलता को हम कैसे मापते हैं? एग्जैक्टली। और उसी एफिशिएंसी को मापने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है हार्वेस्ट इंडेक्स, जिसे हम HI भी कहते हैं। अच्छा। इसका फॉर्मूला है इकोनॉमिक यील्ड बायोलॉजिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ये सुनने में सिर्फ एक फॉर्मूला लगता है, पर असल में ये ग्रीन रेवोल्यूशन के पीछे का सीक्रेट इंजन था। सीक्रेट इंजन? वो कैसे? देखिए, बायोलॉजिकल यील्ड का मतलब है पौधे का कुल वजन, दाना, भूसा, जड़, तना, सब कुछ। और इकोनॉमिक यील्ड है वो हिस्सा जो हमारे काम का है, जैसे अनाज का दाना। ठीक है। पहले की किस्मों का हार्वेस्ट इंडेक्स कम होता था, मतलब पौधा अपनी ज्यादातर एनर्जी लंबा चौड़ा भूसा बनाने में लगा देता था। फिर प्लांट ब्रीडर्स ने ऐसी किस्में बनाई जिनका हार्वेस्ट इंडेक्स ज्यादा था, मतलब पौधा अपनी एनर्जी भूसा बनाने की जगह दाना बनाने में लगा रहा था। इसी एक नंबर के पीछे भागकर पैदावार को आसमान पर पहुंचाया गया। अच्छा। हाँ, इसका एक और नाम कोएफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस भी है, जो इसकी अहमियत बताता है। ये सीधे MCQ में पूछा जाता है। ये तो कमाल की बात है। यानी एग्जाम में अगर फॉर्मूला आता है तो ये याद रखना सबसे जरूरी है कि बायोलॉजिकल यील्ड में दाना और भूसा दोनों शामिल हैं। बिल्कुल। ऑप्शंस में अक्सर यहीं पर कंफ्यूज किया जाता है ना, वो बायोलॉजिकल यील्ड को सिर्फ भूसे के बराबर लिख देते हैं। करेक्ट। अब इस फैक्ट्री के 2 और हिस्से समझते हैं, सोर्स और सिंक। सोर्स और सिंक? हाँ, सोर्स वो हिस्सा है जहां फोटोसिंथेसिस से भोजन बनता है, यानी ज्यादातर फसलों में पत्तियां, लीव्स। ये फैक्ट्री का प्रोडक्शन यूनिट है। और सिंक वो हिस्सा है जहां ये बना हुआ भोजन जमा होता है, यानी फैक्ट्री का वेयरहाउस। ज्यादातर मामलों में ये अनाज मतलब ग्रेन होता है। प्रोडक्शन यूनिट और वेयरहाउस, ये एनालॉजी बहुत अच्छी है। लेकिन क्या वेयरहाउस हमेशा अनाज ही होता है? यही तो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, और यहीं से एग्जाम्स में सवाल बनते हैं। कुछ पौधों ने अपने वेयरहाउस कहीं और बना रखे हैं। जैसे आलू में सिंक उसका तना मतलब स्टेम होता है। शुगर बीट यानी चुकंदर में सिंक उसकी जड़, रूट है। अच्छा। और पालक जैसी सब्जियों में तो कमाली है, पत्तियां ही सोर्स हैं और पत्तियां ही सिंक। वो बनाती भी खुद हैं और स्टोर भी खुद में ही करती हैं। वाह। ये AFO जैसे एग्जाम्स में सीधे पूछे गए हैं कि आलू में सिंक क्या होता है।
तो संक्षेप में हार्वेस्ट इंडेक्स पौधे की एफिशिएंसी का स्कोर कार्ड है, सोर्स भोजन बनाने वाली पत्तियां हैं और सिंक उसे जमा करने वाला अनाज। लेकिन आलू और चुकंदर जैसे अपवादों को खास तौर पर ध्यान में रखना है। बिल्कुल, इंडेक्स मतलब उपज का हिस्सा, सोर्स बनाए सिंक में किस्सा। तो ये हुई पौधे की अंदरूनी व्यवस्था। ठीक है, तो हमने समझा कि पौधा अंदर से भोजन कैसे मैनेज करता है, पर क्या होगा जब बाहर का सबसे जरूरी रिसोर्स यानी पानी ही कम हो जाए? यहीं पर किसान की असली परीक्षा शुरू होती है। क्या हम इसमें पौधे की कोई मदद कर सकते हैं? हाँ, यहीं पर एंटी ट्रांसपेरेंट्स का कॉन्सेप्ट काम आता है। जैसा नाम से ही पता चलता है, ये वो केमिकल्स हैं जो ट्रांसपिरेशन मतलब पौधे की पत्तियों से पानी के लॉस को कम करते हैं। इन्हें पत्तियों पर स्प्रे किया जाता है। लेकिन एक मिनट, पौधे की पत्तियों पर छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। पानी वहीं से बाहर निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, जिससे फोटोसिंथेसिस होता है। अगर हम इन छेदों को बंद कर रहे हैं पानी बचाने के लिए, तो क्या इससे फोटोसिंथेसिस पे बुरा असर नहीं पड़ता? क्या हम पानी बचाने के चक्कर में पौधे की ग्रोथ नहीं रोक रहे? ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है और आपका सवाल बिल्कुल सही है। ये एक तरह से ट्रेड ऑफ है। एंटी ट्रांसपेरेंट्स फोटोसिंथेसिस को भी कम कर देते हैं। अच्छा, इसीलिए इनका इस्तेमाल सिर्फ इमरजेंसी में फसल को सूखे के गंभीर तनाव से बचाने के लिए किया जाता है, नॉर्मल कंडीशंस में नहीं। इनका ज्यादातर इस्तेमाल नर्सरी और बागवानी फसलों में होता है, जहां हर एक पौधा कीमती होता है। समझ गई। तो ये एक तरह की लाइफ सेविंग ड्रग है, डेली डाइट नहीं। तो ये काम कैसे करते हैं? क्या इनके अलग अलग प्रकार होते हैं? हाँ, इनकी काम करने के तरीके आधार पर 4 मुख्य प्रकार हैं। पहला है स्टोमेटल क्लोजिंग टाइप। ये स्टोमेटा को आंशिक रूप से बंद कर देते हैं। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है फिनिल मर्क्यूरिक एसिटेट या पीएमए। और इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत खास है, 10⁻⁻⁴। 10 की घात -4। ये कॉन्सेंट्रेशन इतनी स्पेसिफिक क्यों है? क्या ये एक ऐसी डिटेल है जिस पर स्टूडेंट्स को एग्जाम में खास ध्यान देना चाहिए? इज दिस अ कॉमन ट्रैप? एब्सोल्युटली। ये न्यूमेरिकल वैल्यू सीधे एएफओ के एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शंस में 10⁻⁻3, 10⁻⁻5 देकर कंफ्यूज किया जाता है। तो याद रखें, पीएमए एट 10⁻⁻4 कॉन्सेंट्रेशन। एट्रेजीन और CO2 भी इसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, दूसरा प्रकार कौन सा है? दूसरा है फिल्म फॉर्मिंग टाइप। ये पत्तियों पर एक बहुत पतली अदृश्य फिल्म बना देते हैं, जो पानी के लिए एक फिजिकल बैरियर का काम करती है। एक परत जैसी। हाँ, बिल्कुल। जैसे मोबिलाफ, हेक्साडेकानोल, सिलिकॉन, ऑयल्स और वैक्सेस। ये मोम या तेल की एक परत जैसा काम करते हैं। और तीसरा है रिफ्लेक्टिंग टाइप। इस सफेद रंग के पदार्थ होते हैं जो सूरज की किरणों को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इससे पत्ती का तापमान कम हो जाता है और ट्रांसपिरेशन अपने आप घट जाता है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है काउलिन का 5% स्प्रे। 5%, ये भी एक और स्पेसिफिक नंबर है। मुझे लगता है ये भी एग्जाम के लिए जरूरी होगा। बहुत ज्यादा। काउलिन को 5% कॉन्सेंट्रेशन कई स्टेट एग्जाम्स में पूछा गया है। छात्र अक्सर 2% या 10% से कंफ्यूज हो जाते हैं। और चौथा प्रकार है ग्रोथ रिटार्डेंट्स। ये पौधे के ऊपरी हिस्से यानी तने की ग्रोथ को रोकते हैं और जड़ की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। इससे पानी उड़ाने वाली सरफेस मतलब पत्तियां कम हो जाती हैं। इसका उदाहरण है साइकोसेल या CCC। तो रिकैप करें तो 4 तरीके हैं पानी बचाने के। स्टोमेटा बंद करना, पीएमए 10⁻⁻4, पत्ती पर फिल्म बनाना, मोबाइल एफ, पत्ती को ठंडा रखना, काउलिन 5%, या पौधे की ऊपरी ग्रोथ रोकना, साइकोसेल। सही। स्टोमेटा बंद, फिल्म बनी, काउलिन ने रोशनी रोकी, साइकोसेल ने ग्रोथ रोकी। परफेक्ट। तो हमने पौधे के पत्ते के लेवल पर पानी बचाया। तो अब हम पत्ती के लेवल से ऊपर उठते हैं। क्या हम पूरे खेत के माहौल को ही बदल सकते हैं ताकि पानी का लॉस कम हो? बिल्कुल। यहीं पर विंड ब्रेक्स और शेल्टर बेल्ट्स का रोल आता है। ये दोनों ही हवा की रफ्तार को कम करने के तरीके हैं। अच्छा। विंड ब्रेक कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है, दीवार या बाड़ जो हवा को तोड़े। शेल्टर बेल्ट खासतौर पर पेड़ों और झाड़ियों की कतारों को कहते हैं, जो खेत के किनारे पर हवा की दिशा के विपरीत लगाई जाती हैं। ये तो मैंने देखा है कई जगहों पर। सवाल यह है कि ये कितनी दूर तक असरदार होते हैं? इसमें 2 साइड होती हैं, विंडवर्ड साइड यानी जिस तरफ से हवा आ रही है, और लीवर्ड साइड यानी हवा जिस तरफ जा रही है। विंडवर्ड साइड पर पेड़ों की ऊंचाई का 5 से 10 गुना दूरी तक सुरक्षा मिलती है, लेकिन असली जादू लीवर्ड साइड पर होता है। लीवर्ड साइड पर? वहां ऐसा क्या खास होता है?
लीवर्ड साइड पर हवा का असर पेड़ों की ऊंचाई के 30 गुना दूरी तक कम हो जाता है। 30 गुना तक? जी हाँ। हवा पेड़ों के ऊपर से गुजरती है और कुछ दूरी पर जाकर वापस नीचे आती है, जिससे एक बड़ा प्रोटेक्टेड जोन बन जाता है। एग्जाम में हमेशा यही पूछते हैं कि ज्यादा सुरक्षा किस तरफ मिलती है। लीवर्ड साइड पर 30 गुना तक, ये वैल्यू बहुत महत्वपूर्ण है। वाह, मतलब सिर्फ कुछ पेड़ लगाकर हम पूरे खेत का माइक्रोक्लाइमेट बदल सकते हैं? हवा के सामने कम, हवा के पीछे 30 गुना दम। बिल्कुल, ये एक बहुत ही सस्टेनेबल तरीका लगता है। और इसी सोच को जब हम और बड़े पैमाने पर लागू करते हैं तो हम एग्रो फॉरेस्ट्री की दुनिया में पहुंच जाते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री यानी कृषि वानिकी? एग्रो एकेडमी का IBPS AFO फाउंडेशन बैच आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा सकता है विद कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। कंपटीशन से आगे रहने के लिए अभी ज्वाइन करें, डिटेल्स टेलीग्राम पर देखें। चलिए लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो हम बात कर रहे थे एग्रो फॉरेस्ट्री की। ये सिर्फ पेड़ लगाने से कहीं ज्यादा है ना? हाँ, ये एक पूरी फिलॉसफी है। एग्रो फॉरेस्ट्री एक लैंड यूज सिस्टम है जिसमें फसलें, क्रॉप्स, पेड़, ट्रीज और पशु, एनिमल्स को एक ही जमीन पर एक साथ एक दूसरे के फायदे के लिए मैनेज किया जाता है। इसे ट्री क्रॉप प्लांटिंग सिस्टम भी कहते हैं। ये मोनोकल्चर यानी एक ही फसल उगाने के खतरों का जवाब है। तो इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन होते होंगे, जैसे फसल और पेड़ या पेड़ और पशु? एग्जैक्टली। और इनके नाम से ही इनका कॉम्बिनेशन पता चल जाता है। ये मैच द फॉलोइंग सवालों के लिए एक हॉट टॉपिक है। अच्छा। पहला है एग्री सिल्वीकल्चर। एग्री मतलब फसलें, सिल्वी मतलब पेड़। तो ये हुआ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स प्लस फॉरेस्ट ट्रीज। ठीक है। दूसरा सिल्वो पेस्टोरल सिस्टम। सिल्वो मतलब पेड़, पेस्टोरल मतलब चारागाह या पशु। तो ये हुआ फॉरेस्ट ट्रीज प्लस पास्चर एनिमल्स। तीसरा एग्री सिल्वो पेस्टोरल सिस्टम। इसमें तीनों आ गए, क्रॉप्स प्लस फॉरेस्ट ट्रीज प्लस पास्चर। और एक और है एग्री हॉर्टी सिल्वीकल्चर। एग्री फसलें प्लस हॉर्टी फलदार पौधे प्लस सिल्वी पेड़। तो मतलब सिर्फ नाम के टुकड़ों को समझना है। एग्री, सिल्वी, पेस्टोरल, हॉटी, नाम में ही छिपा है कॉम्बिनेशन का राज। बिल्कुल। ये सिर्फ हवा ही नहीं रोकते होंगे बल्कि मिट्टी को भी बेहतर बनाते होंगे और किसान को एक से ज्यादा सोर्स से इनकम भी देते होंगे। बिल्कुल सही। ये रिस्क को कम करने और फार्म को ज्यादा रेजिलिएंट बनाने का एक तरीका है। ये जो रेजिलिएंट बनाने की बात है, ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाती है। भारत इतना बड़ा और विविध देश है, हम ये कैसे तय करते हैं कि कौन सा तरीका या कौन सी फसल किस इलाके के लिए सही है? देश को कृषि के नजरिए से कैसे बांटा गया है? बहुत अच्छा सवाल। इसके लिए हमारे पास दो तरह के क्लासिफिकेशन हैं, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स और एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स। और इनके नंबर्स सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा। प्लानिंग कमीशन के हिसाब से भारत में 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, लेकिन अगर NARP यानी नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च प्रोजेक्ट या ICAR के अनुसार देखें तो 131 जोन्स हैं। 15 और 131, इतना बड़ा फर्क क्यों? प्लानिंग कमीशन का क्लासिफिकेशन बड़े पैमाने पर है, मैक्रो लेवल पर, जबकि NARP का क्लासिफिकेशन ज्यादा डिटेल्ड है, रिसर्च और प्लानिंग को लोकल लेवल पर ले जाने के लिए। अच्छा। अब आते हैं एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स पर। इसमें क्लाइमेट के साथ साथ मिट्टी मतलब सॉइल और जमीन की बनावट, लैंडफॉर्म को भी शामिल किया जाता है। तो ये क्लासिफिकेशन और भी ज्यादा स्पेसिफिक हुआ। इसके क्या नंबर्स है? नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग यानी NBSS एंड LUP के अनुसार 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स हैं। 20। और ICAR के हिसाब से 8। तो हमारे पास 4 नंबर्स हैं जो कंफ्यूज कर सकते हैं। क्लाइमेटिक के लिए 15 और 131 और इकोलॉजिकल के लिए 20 और 8। इन्हें मिक्स नहीं करना है। इसी में एक जोन को जिक्र आता है, ट्रांस गैंजेटिक प्लेन जोन। इसकी क्या खासियत है? इस जोन में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान का गंगानगर जिला आता है। ये भारत का ब्रेड बास्केट है। यहाँ देश का सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र और सबसे ज्यादा क्रॉपिंग इंटेंसिटी पाई जाती है। और इन जोन्स के कॉन्टेक्स्ट में सूखे को मतलब ड्रॉट को कैसे डिफाइन किया जाता है? तकनीकी तौर पर जब किसी साल बारिश सामान्य से 75% से कम हो तो उसे ड्रॉट कहते हैं, और अगर बारिश की कमी 50% से भी ज्यादा हो जाए तो उसे सिवियर ड्रॉट कहते हैं। ये नंबर्स याद रखने वाले हैं। तो संक्षेप में जोन के नंबर याद रखो, सूखे का परसेंट समझो। बिल्कुल।
ये सारे क्लासिफिकेशंस और परिभाषाएं हमें ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के बड़े और महत्वपूर्ण विषय की तरफ ले जाती हैं। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर यानी शुष्क भूमि कृषि। यहाँ पर तो सबसे बड़ी चुनौती ही पानी की कमी है ना? हाँ, सॉइल मॉइस्चर ही यहाँ पर सबसे बड़ा लिमिटिंग फैक्टर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन इलाकों में 60 से 70% बारिश तो जमीन पर पहुंचते ही इवेपोरेशन से उड़ जाती है। 60 से 70%? जी, वो फसल के काम ही नहीं आ पाती। तो इस चुनौती से निपटने के लिए क्या ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को भी आगे क्लासिफाई किया गया है? हाँ, बारिश की मात्रा के आधार पर इसके 3 हिस्से हैं और ये वैल्यूज एग्जाम के लिए सबसे जरूरी हैं। अच्छा। पहला है ड्राई फार्मिंग, मतलब शुष्क खेती। ये उन इलाकों में होती है जहां सालाना बारिश 750 mm से कम होती है। ये एरिड रीजन्स हैं। यहाँ की मुख्य समस्या ही फसल का पूरी तरह से खराब हो जाना है। दूसरा है ड्राईलैंड फार्मिंग, मतलब शुष्क भूमि खेती। ये 750 से 1150 mm बारिश वाले सेमी एरिड क्षेत्रों में होती है। ठीक है। और तीसरा है रेनफेड फार्मिंग, यानी वर्षा आधारित खेती। ये उन जगहों पर होती है जहां बारिश 1150 mm से ज्यादा होती है। ये ह्यूमिड और सब ह्यूमिड क्षेत्र हैं। 750 to 1150 और 1150 mm, ये तीनों कट ऑफ पॉइंट्स बहुत क्लियर है। ड्राईलैंड और रेनफेड फार्मिंग में ग्रोइंग सीजन को लेकर भी एक बड़ा फर्क बताया जाता है। वो क्या है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। ड्राईलैंड फार्मिंग में ग्रोइंग सीजन यानी फसल उगाने का समय 200 दिनों से कम होता है। 200 दिन से कम? हाँ, नमी इतने कम समय के लिए ही उपलब्ध रहती है, इसीलिए यहाँ ज्यादातर एक ही फसल या मिक्स्ड क्रॉपिंग हो पाती है। जबकि रेनफेड फार्मिंग में ग्रोइंग सीजन 200 दिनों से ज्यादा होता है, जिससे डबल क्रॉपिंग या इंटरक्रॉपिंग की संभावना बन जाती है। तो 200 दिन की ये लाइन एक तरह से सिंगल और डबल क्रॉपिंग के बीच की लक्ष्मण रेखा है। आप ऐसा कह सकते हैं। एक और फर्क है, ड्राईलैंड फार्मिंग में हवा और पानी दोनों से मिट्टी का कटाव, मतलब इरोजन, एक बड़ी समस्या है। जबकि रेनफेड फार्मिंग में बारिश ज्यादा होने के कारण मुख्य रूप से सिर्फ वाटर इरोजन की समस्या होती है। ये तो बहुत ही साफ अंतर है। तो याद रखने के लिए 750 से कम ड्राई, 200 दिन से कम ड्राई। बिल्कुल, ये नंबर्स ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की पूरी स्ट्रैटेजी तय करते हैं। चलिए, आज की इस पूरी चर्चा के जो सबसे जरूरी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, उनका एक क्विक रिवीजन करते हैं। जरूर। पीएमए कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻⁴, 10 की घात -4। ओरिन कॉन्सेंट्रेशन 5%, विंडवर्ड साइड पर सुरक्षा, पेड़ों की ऊंचाई का 5-10 गुना, लीवर्ड साइड पर सुरक्षा 30 गुना तक। प्लानिंग कमीशन के एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स 15, नैर्प के एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स 131, NBBSN LUP के एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स 20। ठीक है। ड्रॉट की परिभाषा, सामान्य से 75% कम वर्षा। ड्राई फार्मिंग की वर्षा सीमा 750 mm, रेनफेड फार्मिंग की वर्षा सीमा 1150 mm और ड्राईलैंड फार्मिंग का ग्रोइंग सीजन 200 दिन। और इनमें से अगर टॉप 5-7 हाई प्रायोरिटी वैल्यूज को चुनना हो जो लगभग हर कृषि परीक्षा में दिखते हैं, मेरे हिसाब से वो होंगे प्लानिंग कमीशन 15 और नार्प 131 जोन्स के नंबर्स। हाँ, ये बहुत कंफ्यूज करते हैं। बिल्कुल। फिर एंटी ट्रांसपेरेंट्स में कोलिन 5% और पीएमए 10⁴, ड्राई फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग की वर्षा सीमा मतलब 750 mm और 1150 mm। सही। शेल्टर बेल्ट की लीवर्ड साइड पर सुरक्षा 30 गुना और हार्वेस्ट इंडेक्स का दूसरा नाम कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस। ये कॉन्सेप्ट्स एग्रोनॉमी की नींव हैं। ये एक बेहतरीन समरी थी। हमने आज पौधा की अंदरूनी एफिशिएंसी से लेकर पूरे खेत के क्लाइमेट को मैनेज करने तक की यात्रा की, और ये सब एक ही लक्ष्य के लिए था, कम संसाधनों में बेहतर पैदावार। बिल्कुल। आज की चर्चा से एक बात साफ है, खेती सिर्फ बीज बोना और फसल काटना नहीं है, ये साइंस और स्ट्रैटेजी का एक गहरा मेल है। स्कीम जो पानी की कमी से लड़ने के लिए हैं, जिन्हें हम ड्राईलैंड तकनीकें कहते हैं। जिस तरह से क्लाइमेट चेंज के कारण मौसम और बारिश अप्रत्याशित होते जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि भविष्य में ये ड्राईलैंड तकनीकें हम सब के लिए मेन स्ट्रीम फार्मिंग का हिस्सा बन जाएंगी? इस पर हमारे लिसनर्स जरूर सोच सकते हैं। क्लास पीडीएफ रिवाइज करें और ऑडियो रिप्ले करें फॉर रिटेंशन। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। एनआर सुंडा बुक्स का कंप्लीट रिवीजन हम डेली साथ में करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप रिवाइजिंग। मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।